ये कहानी सतना गांव की है, जहां बद्री नारायण ने एक वक्त बिजली के दरख्त की स्थापना की थी। उस वक्त दरख्त देवता आकर सतना गांव में बिजली का दरख्त और बिजली का वरदान देकर चले गए थे। उस गांव में वरुण और उसके कई सारे साथी भी रहा करते थे। गांव से बिजली की परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन गुड्डू और उसकी बीवी पैसों की परेशानी से गुजर रहे थे। सतना गांव में गर्मी का कहर बेहद बढ़ चुका था। गांव के नदी तालाब सब कुछ सूख चुके थे। इतनी गर्मी है गांव में कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। अब क्या करें जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देव हमारे गांव के आसपास ही हैं। इतनी गर्मी कैसे झेलेंगे हम? चलो, मुझे अब बहुत सारे काम करने हैं और कल सुबह मटके और मिट्टी की मूर्तियाँ बेचने जाना है। गुड्डू रात भर जागकर मिट्टी की मूर्ति और मिट्टी के कई सारे सामान बनाता है और अगले दिन उन्हें बेचने बाजार जाता है। सुबह से इस तपती धूप में खड़ा हूँ, ना कोई मटका बिका है, ना ही कोई मूर्ति। गुड्डू पूरी दोपहर वहीं खड़ा था, लेकिन उसका मिट्टी का एक भी सामान नहीं बिका और वो थक हार कर घर की ओर जाने लगा। तभी वहाँ पर उसे बद्री नारायण पंडित जी मिले। गुड्डू, कहाँ से आ रहे हो? और ये क्या, बड़े थके हारे लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताओ पंडित जी, मेरा हाल बहुत बेहाल है। ना ही कोई मूर्ति बिक रही है और ना ही कोई मिट्टी के खिलौने। मैं तुम्हारा हाल बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई हल भी तो नहीं है। आज आकर तुम हमारे घर से खाना ले जाना। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस रात तो गुड्डू बद्री नारायण पंडित जी के यहाँ से खाना लाकर अपनी बीवी के साथ मिलकर खा लेता है। आज तो हमने पंडित जी के यहाँ से खाना खा लिया, लेकिन कल क्या करेंगे? अब कल की फिक्र मत करिए। मैं कल भी अपने मिट्टी के सामान लेकर बाजार जाऊंगा, तुम ध्यान रखना। गुड्डू दूसरे दिन भी अपना सामान लेकर बाजार की ओर जाता है। ये मेरा आखिरी दिन है, मैं इन मिट्टी के बर्तनों को यही कहीं फेंक दूंगा। गुड्डू अपने मिट्टी के बर्तनों को फेंकने के लिए निकल पड़ता है। उतने में ही वहाँ पर एक आदमी एक बड़े से ठेले पर कंबल लपेटकर गुड्डू को दिखाई देता है। इतनी गर्मी में ये आदमी भागता हुआ कहाँ से आ रहा है? और ये तो हमारे कस्बे का वरुण है, जो बिजली के तार बेचते हुए पकड़ा गया था। गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू! अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। इस ठेले पर एसी रखा हुआ है, लेकिन इसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम इसे खरीद कर लाते। मैं कह रहा हूँ ना, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमें इसका अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वरुण उस एसी को गुड्डू के पास छोड़कर चला जाता है और गुड्डू उस एसी को देखकर सोचने लगता है। ये एसी कुछ अजीब सा लग रहा है, इसे अपने कस्बे में लेकर जाता हूँ। वहाँ लेकर जाने से कम कस्बे वाले देखेंगे तो सही कि एसी किस चिड़िया का नाम है। वरुण उस खराब एसी को अपने गांव ले जाता है और उसी बिजली के दरख्त के नीचे रख देता है। एसी रखते ही सारे गांव वाले वहीं इकट्ठे हो जाते हैं और गुड्डू से पूछने लगते हैं। अरे गुड्डू बेटा, ये क्या लेकर आ रहे हो? बड़ी अनोखी चीज लग रही है। ये करता क्या है? ये एक एसी है, इसे घर में लगाने से ठंडी हवा मिलती है। अगर ऐसा ही है तो इस दरख्त पर लगा दो, कस्बे में भी ठंडक आ जाएगी। फिलहाल तो ये खराब है, इसे घर जाकर मरम्मत करने की कोशिश करता हूँ। गुड्डू उस खराब एसी को अपने घर ले गया और उसे बनाने की कोशिश करने लगा। देर रात हो चुकी थी। अचानक वो एसी रोशनी से चमक उठा और उसमें से तेज रोशनी आ गई। उस चमकती हुई एसी को लेकर वो उसी बिजली के दरख्त के करीब जाता है। अरे देखो, ये एसी चमक रही है, इससे कुछ हो गया है। आ जाओ, सब कोई आ जाओ। सारे गांव वाले उसी बिजली के दरख्त के करीब जमा हुए और देखा कि वहाँ गुड्डू उस चमकते हुए एसी को लेकर खड़ा है। गुड्डू उन्हें सारी बातें बताता है। तब बद्री नारायण पंडित जी ये बात सुनकर कहते हैं,
ये कोई फिक्र की बात नहीं है, ये जरूर कुदरत के देवता हमसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर वही अंधविश्वास की बातें। वरुण के इतना कहते ही बिजली का दरख्त चमक उठता है और दरख्त देवता प्रकट होकर कहते हैं, इस चमत्कारी एसी से पूरे कस्बे में पानी की परेशानी दूर हो जाएगी। इस मिट्टी की एसी को इस बिजली के पेड़ पर लगा दो। ये काम एक अच्छा कारीगर ही कर सकता है। हमारे पूरे कस्बे में अच्छा कारीगर सिर्फ गुड्डू ही है। इस पेड़ के मिट्टी से जाकर तुम एसी बना दो, इस कस्बे की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर दरख्त देवता वहाँ से गायब हो गए। गुड्डू जाकर अपने मिट्टी के हुनर से हूबहू वैसा ही एसी बना देता है और खराब मशीन को अपने मिट्टी के एसी में लगा देता है और खुद की एक बड़ी सी मिट्टी की एसी बनाकर तैयार कर देता है। मिट्टी की एसी तैयार है। भगवान के कहने के मुताबिक एसी बिजली के दरख्त में लगा दिया है। क्या पता कुछ चमत्कारी हो जाए। गुड्डू मिट्टी का एसी उस बिजली के दरख्त में लगा देता है। अब देखना, मेरे मालिक की कृपा देखना, इस मिट्टी के एसी से हमारे कस्बे की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मिट्टी के एसी के दरख्त में लगते ही गांव में ठंडी लहर दौड़ पड़ती है, मानो गांव में बर्फ की बारिश हो रही हो। पूरे गांव में सूरज की गर्मी का कोई भी असर नहीं होता। ओह, मुझे तो ठंड लग रही है। मेरे दांत कटकटा रहे हैं। मिट्टी की एसी इतनी ठंडी हवा देती है कि गांव के सूखे हुए तालाब में बर्फ जम जाता है। गांव के जो भी कुएं सूख चुके थे उनमें भी बर्फ जमने लगती है। ये देखो, हमारे कस्बे का कुआं भी भर गया। अगर ऐसा रहा तो हमें बाहर से पानी लाने की जरूरत ही नहीं। ये हुई ना बात। मेरे मालिक की कृपा अपरंपार है, बस किसी की इसको बद्दुआ ना लगे। गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे थे। मिट्टी की एसी की वजह से सब कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन ये बात जंगल में रहने वाले डाकुओं को हजम नहीं हुई। उन्होंने साजिश रची। कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ सतना के कस्बे में ही बर्फबारी हो रही है, सब खुश है और हम हैं कि यहाँ गर्मी में मरे जा रहे हैं। सही कहा तुमने। और तो और मैंने ये भी सुना है कि जादुई मिट्टी की एसी उन्होंने कस्बे में लगाई है। तो क्यों ना उसको चलकर चुराया जाए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? दोनों डाकू मौका मिलते ही गांव में चले आते हैं और मिट्टी के एसी को चुराने की कोशिश करने लगते हैं। मिट्टी के एसी की जादू की वजह से वो दोनों बर्फ के बन जाते हैं। ओह, ठंड ठंड। आज से मैं डकैती छोड़ दूंगा और मैं आपके साथ रहना छोड़ दूंगा। हमें आजाद करो। सारे गांव वाले उनकी चीखें सुनकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें बर्फ का बना देखकर हंसने लगते हैं। अच्छा मजा आया। और इसी तरह मिट्टी के एसी की मदद से सब लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। कमलपुर नाम का एक गांव था, जिस गांव के आधे से ज्यादा लोग बर्तन, कांच की चूड़ियां बनाने और उन्हें बेचने का काम किया करते थे। उसी गांव में गजोधर रहता था, जिसकी खुद की चूड़ियों और कंगन की दुकान थी। गजोधर बहुत ही सच्चा और नेक दिल दुकानदार था। वो तरह तरह की चूड़ियां बनाने का काम किया करता था। कंगन और चूड़ियों के धंधे में गजोधर का साथ उसका साला प्रमोद दिया करता था। सुबह के 11 बज रहे हैं, अभी तक प्रमोद तुम दुकान नहीं गए? कल रात मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया था, इसी वजह से सुबह मेरी आंखें नहीं खुली। मैं जल्दी से जा रहा हूँ और दुकान खोलूंगा। एक तो वैसे ही ग्राहकी कम है, ऊपर से तुम आलस कर रहे हो। डुबा कर ही मानोगे क्या? गजोधर के ताने सुनकर प्रमोद गुस्से से घर से चला जाता है। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त यानी कि श्याम मिल जाता है। अरे प्रमोद, इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? यहाँ तो आ, चल हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तू भी आ जा। यार अभी दुकान खोलनी है, कल मैं सुबह आ जाऊंगा।
जल्दी उठ के तुम्हारे साथ खेल लें। दुकान तो चलती रहेगी, चल अभी खेल लें। इतने में ही गजोधर आ जाता है। तुम अब तक यहीं हो? मेरा धंधा चौपट करके ही सांस लोगे क्या? तुम्हें पता है कि आज या कल में हमारी दुकान को एक बड़ा सा ऑर्डर मिलने वाला है चूड़ियों का, और तुमने फिर भी लापरवाही की। कब तुम्हें समझ आएगी? कब तुम आगे बढ़ने की इच्छा रखोगे? जी, अब से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और आगे से आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। कुछ ही देर में उनकी दुकान में शहर से व्यापारी आ जाते हैं। वैसे तो हम सुबह एक बार आपके दुकान पे भी आए थे, लेकिन उस वक्त आपकी दुकान बंद थी। अरे मैं वो थोड़ा घर के काम से बाहर गया हुआ था। वैसे हमें आपसे कांच के कंगन और चूड़ियों का सौदा करना है। हमारे राजस्थान में कांच के कंगन और चूड़ियां बहुत पहने जाते हैं, और आप जैसा अच्छा चूड़ियां बनाने वाला कोई हमें मिला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा ऑर्डर कबूल करें। अरे ये तो हमारे लिए फक्र की बात होगी। कहिए, आपको कितने जोड़ी चूड़ी और कंगन चाहिए? हमें रंग बिरंगे कांच के कंगन, पूरे 1 लाख चूड़ियां चाहिए, और अगर आपने उसे वक्त पे दे दिया तो हम आपके कंगन राजस्थान के हर गांव तक पहुंचा देंगे। आपका काम पूरा हो जाएगा। हम आपके 1 लाख कंगन बनाकर तैयार रखेंगे, और हाँ, उसमें कई तरह के डिजाइन भी शामिल करने हैं। व्यापारी अपना ऑर्डर बता के वहाँ से चले जाते हैं। गजोधर प्रमोद से कहता है, देख और सुन तो तुमने लिया ही है। हमें कैसे भी अब 1 लाख कंगन बनाने हैं। जीजा जी, ये सौदा करने के लिए मैं आपके साथ जी जान लगा दूंगा। गजोधर और उस व्यापारी के बीच कंगन के डील वाली बात गांव के कुछ और चूड़ी कंगन बनाने वाले लोगों के पास पहुंच गई। तुमने सुना कि नहीं? गजोधर को किसी बड़े व्यापारी ने 1 लाख कंगन का ऑर्डर दिया है। अगर उसने ये कर दिया तो 1 लाख का 2 लाख भी हो सकता है, और वो भी 15 दिनों में। एक वो है और एक हम। हमारी चूड़ियां तो हमारे घर की बहू बेटियां भी नहीं पहनती। ये रहा सामान। चलिए जीजा जी, अब हम काम शुरू करते हैं। गजोधर और प्रमोद दिन रात कड़ी मेहनत करके बाजार से ब्याज पर पैसे उठाकर 1 लाख कंगन बनाकर तैयार कर देते हैं, और उनकी मेहनत रंग लाती है। रंग बिरंगे कंगन बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे अब बनकर तैयार थे, लेकिन उनके साथी दुकानदारों को ये बात हजम नहीं हुई। बस 2 दिन बचे हैं, वरना गजोधर सौदा ले जाएगा। अरे तो हम करें तो क्या करें? अरे तुम हमेशा ऐसे ही फुद्दू रहोगे क्या? कुछ कर नहीं सकते तो क्या हुआ? मैं एक गुंडे को जानता हूँ, उसे बस कुछ पैसे देने हैं और फिर वो अपना काम कर देगा। तो तुम उससे कह दो कि जब प्रमोद 1 लाख कंगन लेकर राजस्थान जा रहा हो तब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दे। ना कंगन बचेगा ना व्यापार। ठीक वैसा ही हुआ। प्रमोद गाड़ी भर के सारे कंगन वक्त से पहले लेकर जा रहा था। तब उन गुंडों ने एक बड़ा सा ट्रक प्रमोद की छोटी सी गाड़ी से भिड़ा दी। प्रमोद की जान तो बच गई, लेकिन सारी चूड़ियां और सारे कंगन टूट गए। अरे नहीं, मेरे कंगन! हे भगवान, सारी मेहनत खराब हो गई। प्रमोद उसी हालत में घर जाकर अपने जीजा गजोधर और अपनी दीदी को सारी बातें बताता है। सत्यानाश! ये क्या कर दिया तुमने? मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बाजार से ब्याज पर पैसे भी ले लिए थे। जब तुम्हें भेजा था तभी समझ गया था कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। मैं क्या करता? मेरी भी जान जैसे तैसे बची है और मैं वहाँ से खाली हाथ आ गया। गजोधर प्रमोद की बात सुनकर गुस्से से घर से निकल जाता है। प्रमोद जानता है कि वो इन सब का जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी वो सहम जाता है। दीदी, मैंने और जीजा जी ने इतनी मेहनत की और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कांच के कंगन हैं, मिट्टी के तो नहीं, जो ना टूटेंगे। और कांच के कंगन बनाने में वक्त भी तो लगता है। जैसे ही प्रमोद ने अपनी दीदी से मिट्टी के कंगन की बात सुनी,
वैसे ही उसके मन में एक तरकीब आई। उसी दिन सुबह प्रमोद अपने दोस्त श्याम के साथ व्यापारी को देने के लिए मिट्टी के कंगन बनाने शुरू कर देता है। पूरा दिन मिट्टी से कई प्रकार के कंगन, चूड़े और कलाई में पहनने वाले कड़े बनाता है और फिर रात को उन्हें आग में पकाता है, जिससे कि कंगन पक सके और ज्यादा मजबूत हो जाए, और उसके बाद उन्हें अलग अलग रंग से कलर कर देता है। भाई हमने कर दिखाया, जाकर तुम अपने जीजा जी को ये चीजें दिखा दो। अभी नहीं, मैंने उस व्यापारी को अपने घर बुलाया है, जो आ जाएंगे तब हम उन्हें मिट्टी के कंगन दिखाकर सौदा करेंगे। दोनों दोस्त व्यापारी का इंतजार करने लगते हैं। गजोधर भी घर आ जाता है और आकर व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। हे भगवान, अब उस व्यापारी को क्या मुंह दिखाऊं? कैसे कहूं कि सारे कंगन एक्सीडेंट की वजह से टूट गए। जी सारे कंगन तैयार हैं, बस आपका इंतजार था हमको। नेकी और पूछ मैं आया ही कंगन लेने हूँ, चलो मुझे चल के दिखाओ। प्रमोद व्यापारी को मिट्टी के कंगन दिखाता है। गजोधर मिट्टी के कंगन देखकर हैरान हो जाता है और व्यापारी भी। कमाल कमाल, ये हुई ना बात, हम इसी चीज की तलाश में तो थे। वाकई बहुत अच्छी कारीगरी, रंग बनावट सब कुछ बहुत अच्छा है। जी बचपन से ही मिट्टी के सामान बनाने का शौक था, आज वही काम आया। मुझे डील मंजूर है, तुम्हारी कारीगरी मुझे बेहद पसंद आई। अब हम राजस्थान में मिट्टी के कंगन खूब बिकेंगे। व्यापारी के इतना कहते ही गजोधर खुशी से झूम उठता है। मैं तुम्हें हमेशा से निकम्मा समझता था, लेकिन तुम तो हीरा निकले। खुश रहो, वाकई तुम्हारा साला बहुत होनहार और बहुत ही मेहनती है। कुछ वक्त बीतने के बाद मिट्टी के कंगन बहुत ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। कंगन के साथ साथ लोग कड़े, मिट्टी का घड़ा और कलाई बंद ऐसी चीजें खरीदने लगते हैं। ये सब देखकर दूसरे दुकानदारों की बोलती ही बंद हो जाती है। कुछ ही वक्त में गजोधर और प्रमोद का धंधा आसमान छूने लगता है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond. Twinkle, twinkle.